आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो घमासान चल रहा है, जो महायुद्ध चल रहा है, तो आज उसका 11वां दिन है। लोग वहाँ के काफ़ी परेशान हैं, वहाँ के नागरिक परेशान हैं और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, भारत से जो छात्र वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं वो काफ़ी परेशान है। लेकिन अभी जो स्थिति है वो काफ़ी संतोषजनक है और ऐसी खबरें मिल रही है कि बहुत सारे जो छात्र हैं वो आ रहे हैं और सुरक्षित आ रहे हैं। ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि मैं जिस शहर में रहता हूँ, सोसर दोस्तों छिंदवाड़ा ज़िले में है और ये मध्य प्रदेश में है। और यहाँ की एक छात्रा चैतन्य लोनारे ये वापस आ गई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सुरक्षित वापस आ गई है और बिल्कुल खुश है। और जब मैं इनके घर आया तो इनके घर में काफ़ी मेहमान आए हुए थे और मेहमान इतने थे कि ऐसा लग रहा था कि कुछ फंक्शन हो रहा है, कुछ शादी का कार्यक्रम हो रहा है। और हो भी क्यों नहीं खुश, क्योंकि बेटी आई है, वो भी सुरक्षित आई है। तो सबसे पहले तो हम पूरे परिवार को इस खुशी के मौके पे हम उन्हें बधाई देते हैं कि इसने जो हौसला रखा अपना, कहीं ना कहीं वो भी काम आया। सबसे पहले चैतन्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बधाई। धन्यवाद। फिर कितने दिनों के बाद आप वापस गए? लगभग 1 साल बाद। तो सबसे पहले आप मुझे वहाँ का अनुभव बताएं कि जब आप वहाँ पढ़ने गई और वहाँ की जो सिटी या वहाँ का जो लोगों का रहन सहन वो कैसा था? वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। आज तक के ना मेरा किसी के साथ, वहाँ के किसी लोकल के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। वो लोग अपने काम से मतलब काम रखते हैं, जिसको हेल्प लगती है उसको हेल्प करते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि मतलब वहाँ के लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की है। लाइक ट्रेन में जब मैं यहाँ से जा रही थी तब मुझे अकेले एक बर्थ में जाना था, तो ट्रेन में मेरा सामान कैरी करने के लिए 2 अंकल्स, वो लोग, उसके बाद फिर एक बस ड्राइवर थे, वो लोग जैसे मुझे देखकर फिर वो लोग बिना स्टॉप के गाड़ी रोक देते थे। बहुत प्यारे लोग हैं वहाँ के और मतलब बहुत लगाव है मुझे उस जगह से। जब वहाँ पे बमबारी होने लगी, आप लोग काफ़ी पैनिक हो गए थे। फिर उसके बाद आप लोगों ने, आपके दिमाग में क्या आया कि क्या क्या करना चाहिए? सबने सोचा, सारे रूममेट्स ने, कि पैनिक होके तो कुछ होगा नहीं। तो सबने डिसाइड किया, 2 लोग गए मार्केट। उन लोगों ने ग्रोसरीज़ लाई, कम से कम 4000 रुपीज़ की ग्रोसरीज उस दिन लेकर आए थे हम। एंड मैंने सारी पैकिंग करी, जो एसेंशियल स्टफ़ थे, मतलब टूथपेस्ट, ब्रश, कपड़े थोड़े बहुत, एंड गरम कपड़े, ब्लैंकेट्स, ये सब एक बैग में डाला। एंड क्योंकि कभी भी अलर्ट आ सकता था तो हमको रेडी रहना था। फिर वो लोग सब वापस आए। फिर हम लोगों ने बहुत कुछ हो रहा था, बट जहाँ मैं रह रही थी वो बहुत वेस्ट में है, तो वहाँ तक के कुछ न्यूज़ नहीं आ रही थी। तो हम बस कीव की न्यूज़ सुनकर मतलब थोड़ा डर रहे थे, बट तब भी थोड़ा सा काम था। फिर रात को हमने खाना वगैरह बनाकर खाया और उसके बाद फिर सोने जा रहे थे तो रात को अलर्ट हुआ टर्नोपिल में। तो हमको सबको बोला कि बंकर में जाइए। तो हमारे फ्लैट के जस्ट नीचे बंकर था, तो वहाँ पे बहुत सारे यूक्रेनियंस भी और हम लोग भी वहाँ पे जाकर रुके, वहाँ पे नाइट स्टे किया। सुबह तक वापस आए। सुबह सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट। ये कौन सी तारीख की बात है लगभग? ये 24 की बात है। 25 को सुबह हम वापस आए 7 बजे बंकर से। उसके बाद फिर हम लोगों को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे एडवाइजरीज़ आए, बहुत सारे नोटिस आए कि ये बॉर्डर्स खुल चुके हैं। हम लोगों ने बहुत प्लान किया कि कैसा करेंगे। सबसे फीजिबल, सबसे पास हमको पोलैंड बॉर्डर पड़ रहा था, तो हम लोगों ने वहीं जाने का सोचा। टैक्सी वैक्सी वो सब देखने के बाद रात के अप्रॉक्स 10 PM को हम लोग टर्नोपिल से पोलैंड के लिए निकल गए। एंड वहाँ पे हम लोग सुबह 5 बजे पहुँचे, क्योंकि बहुत ट्रैफिक था, सब लोग वहीं जा रहे थे। तो हम सुबह 5 बजे वहाँ पे पहुँचे, बॉर्डर के 30 किलोमीटर्स पीछे। फिर वहाँ से टैक्सी ड्राइवर ने बोला कि इसके आगे मैं गाड़ी लेकर जाऊँगा, लेकिन कम से कम 2 डेज़ लग जाएंगे। ये हमको पुलिस ने भी बताया, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ थी। तो हम लोगों ने सोचा कि उससे अच्छा मतलब रुक कर पैदल चल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैदल भी जा रहे थे। तो वहाँ से फिर हम लोग 40 किलोमीटर्स, वहाँ पे सारे यूक्रेनियंस जिनके घर थे, उन्होंने बाहर खाने का स्टॉल, पानी, जूस, सूप सब कुछ लगा के रखा था। तो वहाँ से जाते जाते तो उतना ज़्यादा ये नहीं हुआ, बस पैर वगैरह तो दर्द होने ही थे। फिर वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे ठंड थी। फिर वहाँ पे सारे बच्चों को इकट्ठा किया। बोला गया था कि बॉर्डर खुल रहा है, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। बॉर्डर खुला नहीं था, ऑलरेडी बच्चे उस साइड पे थे।
तो उनको नहीं जाने मिला था। मेरी 2 फ्रेंड्स वहाँ पे अटकी हुई थी और हम लोग बॉर्डर के यूक्रेनियन बॉर्डर भी हमने क्रॉस नहीं किया था, हम इस साइड थे। नहीं, जब आप लोग चल रहे थे, ये सफ़र कर रहे थे, उस समय कुछ बमबारी की रहे थे, मतलब जो हमले? न्यूज़ उस साइड की आ रही थी, आवाज़ें इधर नहीं, क्योंकि रशिया ईस्ट साइड पड़ता है यूक्रेन के, तो ईस्ट साइड पे बहुत अभी भी माहौल ख़राब है, वेस्ट साइड पे अभी भी माहौल बहुत काम और ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो हम पूरा वेस्ट थे। मतलब ये आवाज़ें नहीं आ रही थी, सिर्फ खबरों से आप लोग पैनिक? हाँ। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैंने टीवी में या बहुत सारी खबरें देखे, वीडियो देखे, जब लोग बॉर्डर में आए तो वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा लोग संघर्ष कर रहे थे बॉर्डर पार करने के लिए, और वहाँ की जो पुलिस फोर्स या जो सेना है शायद वो कुछ बल प्रयोग भी कर रही थी। क्या, कहाँ तक सही बात? ये सही है थोड़ा, क्योंकि मैंने भी इसको न्यूज़ से सुना है और मैंने मतलब एक्सपीरियंस मुझे अभी तक के किसी का अपने का नहीं मिला, लेकिन मैंने भी न्यूज़ से सुना है। बट एक्चुअली में हुआ क्या था, वो लोग मतलब जैसे ही बॉर्डर खुला तो इंडियन सारे मतलब बहुत पैनिक होके बहुत आगे पीछे बहुत अफरा तफरी होने लगी, तो उस कारण से उन लोगों को हैंडल भी करना था एंड वो लोग भी अंडर स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, तो उन लोगों को भी नहीं समझा या फिर कुछ नहीं। एंड मैंने ऐसा भी सुना था कि यूएन में इंडिया ने न्यूट्रलिटी रखी थी, मतलब ना वो रशिया के साइड किया था ना यूक्रेन के साइड, तो उस कारण से थोड़ी बहुत शायद उन लोगों को कुछ था, रेसिज्म बोल सकते हैं, वो तो हर जगह होता है। क्योंकि एक और मैंने न्यूज़ सुना था जिसमें एक इंडियन लड़की नीचे गिर चुकी थी एंड इंडियंस ही उसके ऊपर से क्रॉस हो रहे थे। हाँ, तो वो उसी के कारण मतलब पैनिक सिचुएशन तो था, तो उस कारण से ऐसे बहुत सारे होने तो थे, बट ऐसा मेरे को किसी अपने ने नहीं बताया, ये सब मुझे न्यूज़ से पता चला है। तो जैसे आपने बताया 24 तारीख से और आप आज कल 5 तारीख को यहाँ पहुँची हैं, तो काफ़ी समय लग गया, तो कि आपको ऐसा लगता नहीं कि भारत सरकार ने जो सुविधाएं देना चाहिए, जो आप लोग को जल्दी निकालना चाहिए, उसमें देरी करी? सुविधाएं 24 को अटैक हुआ एंड 24 को एडवाइजरीज निकल गई थी, वो तो तुरंत ही फ़्लाइट्स वगैरह आना शुरू हो गई थी। लेकिन कहाँ गलती हुई हमसे कि हम पहले चले गए पोलैंड बॉर्डर एंड उसको क्रॉस करने में बहुत टाइम लग रहा था, फिर हमको वहाँ से वापस आने में, फिर दूसरी बॉर्डर जाने में टाइम लगा बहुत। दूसरी बॉर्डर पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, वहाँ पे हमको हॉस्टल दिया गया था वहाँ के सर लोगों के तरफ से, वो भी इंडियंस है, वहाँ से हॉस्टल प्रोवाइड किया। तुरंत हंगेरी बस करी, अगले दिन हंगेरियन बॉर्डर पार किया हमने एंड फिर वहाँ से तो इंडियन एम्बेसी ने सब कुछ संभाला, खाना वगैरह, रहना, सब कुछ। अच्छा, कुछ लोगों को तकलीफ गई, जैसे एक जो मेरे एक छात्र से और बात किया, वो बोल रहा था कि 9 दिन बिल्कुल भूखे रहना, कुछ लोग चाय कॉफ़ी ज़रूर दे रहे थे। हाँ, ऐसा क्योंकि हम इंडियंस के लिए खाना तो रोटी सब्जी दाल चावल ही होता है एंड वो लोग ब्रेड्स ये सब पे भी मतलब ब्रेड सैलड ये सब रहते हैं। अब जो खाना हमको वहाँ पे इंडियन तो हम घर पे ही बना के खाते हैं अगर नॉर्मली भी रहते हैं तो वहाँ पे बहुत मतलब इंडियन खाना तो मिलना बहुत इम्पॉसिबल था, तो जो भी मिल रहा था ब्रेड चिप्स वगैरह वगैरह, इस पे बहुत सारे लोग बहुत दिन, मैं भी 5 to 7 डेज़ उसी पे रहे। आप इतनी आसानी से बता रही हो, लेकिन आपके ऊपर जो गुजरी है ना, आप बहुत आसानी से बताते आ रही हो, लेकिन जब मालूम है कि युद्ध हो रहा है, जब मालूम है कि बॉर्डर पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पता नहीं हमारे लिए फ़्लाइट होती कि नहीं होती, ये सब चीज़ आप लोग के मन में जो चल रहा होगा वो आप ही समझ पा रही होंगी। नहीं, फ़्लाइट का तो हमको कंफर्म था, बस बॉर्डर पार करने का दिक्कत था। ये भरोसा था कि हम बॉर्डर पार कर लेंगे, तो फ़्लाइट तो ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जो बॉर्डर क्रॉस किया है और उसको फ़्लाइट नहीं मिली है, एक भी केस नहीं है। तो बस चलने में प्रॉब्लम आई। हाँ बस। अच्छा, और जैसे आप लोग ने, जैसे मुझे उस बच्चे ने बताया कि हम 3 दिन खुली छत पे रहे, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, ऐसा? एक्चुअली मेरे साथ ये नहीं हुआ, क्योंकि हमने एक स्पॉन्टेनियस डिसीजन लिया जिसके कारण हमको ये प्रॉब्लम नहीं हुई। आप अगर वो उस बच्चे की बात करें तो शायद वो रोमानिया या पोलैंड बॉर्डर पे। रोमानिया बॉर्डर पर। हाँ, रोमानिया बॉर्डर पे प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे भी 2-3 फ्रेंड्स वहीं पे थे, बट मैं पोलैंड से तुरंत 4 to 5 आवर्स के अंडर मैं लवीव वापस आकर उज़रोद अगले दिन निकल गई थी, तो मुझे वहाँ पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब ठंड का वो 4-5 आवर्स प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद फिर वापस आ गई थी एंड उज़रोद में तो हॉस्टल किया था सर ने, तो वहाँ पे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मेरा एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं कि बाकी लोगों से
अच्छा था। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके अलावा मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारत सरकार ने जो सुविधाएं की उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो फिर वो लोग इवैक्यूएशन और एक्सट्रैक्शन 2 अलग-अलग चीज़ें होती है। एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत खार्किव सुमी वालों को थी एंड हम लोगों का उन लोगों से बहुत बेटर था कि हम लोग खुद से जा पा रहे थे, खुद से कुछ कर पा रहे थे। वो लोग बंकर्स में बैठे-बैठे कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ पे अगर एक्सट्रैक्शन हो, वहाँ पे जाकर अगर लोग एक्सट्रैक्ट करवाए, और मैंने सुना भी कि हो रहा है, क्योंकि भारत सरकार के कारण उन लोगों ने कुछ 6 to 8 आवर्स के लिए वॉर बॉम्बिंग्स सब शेलिंग सब रोक दी थी। एंड खार्किव के बहुत सारे, मेरी भी फ्रेंड एक वहाँ से लवीव पहुँची है अभी, तो वो अभी थोड़े दिन में वापस आएगी। वहाँ से मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब जैसे ही मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद से तो मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुआ। इंडियन एम्बेसी ने होटल प्रोवाइड किया, खाना प्रोवाइड किया, और फिर वहाँ से बसेस बिल्कुल चलने वलने का कुछ नहीं था। बहुत हेल्प मिली, और यहाँ पे आने के बाद भी। चलिए, सबसे बड़ी बात तो हमें यही है कि आप यहाँ पर आ गई, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और दूसरा, ये तो था आपका जो स्ट्रगल यहाँ भारत आने तक का। अब भारत सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगी कि भारत के बच्चे जो है फ़ॉरेन में ना जाए, उन्हें फ़ॉरेन जाना ना पड़े, ताकि वे यहीं पे अच्छा एजुकेशन उन्हें मिले और यहीं पे उच्च शिक्षा हासिल कर पाए? उसके लिए भारत सरकार से क्या अपील? फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिजर्वेशन वो हट जाए तो बहुत सारे लोगों को ये हो जाएगा। एंड सेकंड तो हमारा बस पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, उसके कारण कंपटीशन है। अच्छा, मान लीजिए रिजर्वेशन हट गया, ठीक है, 15 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से कितने बच्चों का हुआ? 80,000 लोग। तो उसमें से सभी संतुष्ट हो जाएंगे? अगर एक ये तो रहेगा कि मतलब जिसको 400 प्लस 500 प्लस मार्क्स आ रहे थे एंड वो जनरल कैटेगरी का है, और जिसको 300 प्लस 350 प्लस मार्क्स आ रहे थे वो SC ST कैटेगरी का है, तब भी उसको सीट मिल रही है एंड उसको सीट नहीं मिल रही है। आई मीन केपेबल तो ज़्यादा जनरल वाला है, तब भी उसको सीट नहीं मिल रही है। तो मतलब एक वो नहीं, ठीक है, ओके, मैं आपकी बात सहमत हूँ, लेकिन 80,000 लोग का हो रहा है, ठीक है, सीट उतनी रहेगी। हाँ, कॉलेजेस तो बढ़ने चाहिए, वो तो मैं भी मानती हूँ, बट एकदम ड्रास्टिक तो मतलब और अगर यदि देखिए, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, या जो लोग बाहर पढ़ते हैं, विदेश में जाके पढ़ते हैं या प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ते हैं, जिनको 138 नंबर भी आए हैं, उनका भी तो प्राइवेट कॉलेज में इंडिया में एडमिशन हो जाता है। हाँ, बट ऑब्वियसली मतलब वो लोगों को ज़्यादा, लेकिन पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये इसका सॉल्यूशन तो ये भी हो सकता है कि भारत में कॉलेज बढ़ें, और यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज में दी फीस है, वो फीस आपकी वहाँ फीस कितनी? फीस मेरी वहाँ 18 to 20 lakhs ट्यूशन फीस, एंड एक्स्ट्रा अगर पूरा सब पकड़ के चले तो 40 lakhs। और भारत में यदि कोई प्राइवेट में पढ़ना चाहे अबव 1 करोड़। तो कम से कम ये फ़ीस का भी डिफरेंस होना चाहिए, भारत में ऐसा होना चाहिए। हाँ, वो तो है। एंड एक ये भी है कि इंडियन पेरेंट्स मींस ज़्यादातर अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर यही बनाना चाहते हैं। हाँ, तो जो इंडिया में जो मेडिकल कॉलेज है उसकी फ़ीस कम होनी चाहिए। इसीलिए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ीस इंडिया में इतनी हाई है, बाकी इससे कंपेयर्ड। चलिए चैतन्य, आपने हमसे बात की, और उसके अलावा आप अपने परिवार के लोगों को, आपके परिवार के लोगों ने जो सपोर्ट किया यहाँ पे बैठ के, कहीं ना कहीं उन लोगों ने आपका मनोबल बढ़ाया होगा, उनके लिए कुछ संदेश? आई लव ऑल ऑफ देम। वो लोग मतलब बहुत प्यार करते हैं। एक भी मतलब ऐसा नहीं था कि कॉल नहीं आ रहे थे। मेरे पास फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी, इसलिए मैं उठा नहीं पा रही थी, लेकिन कोई भी मतलब इतने स्ट्रॉन्ग है कि अभी तक के कोई रोया नहीं। अभी घर आई तब रोए, तो वहाँ पे थी तब तक के, वो खुशी के आंसू थे, खुशी के। हाँ, तो वहाँ पे थी तब तक के दिखाया नहीं, एंड उससे मुझे मतलब बहुत ये भी स्ट्रेंथ मिला कि हाँ, ये लोग भी है, वेट कर रहे हैं, ये लोग भी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे भी रहना पड़ेगा। चलिए, आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको एक बार फिर से बधाई।